नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। एमसीडी पर कब्जा केस का इसी पर चर्चा करेंगे और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का रुख पहले कर लेते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर के वोटों की गिनती लगातार जारी है। जीत की दहलीज पर पहुंच गई है आम आदमी पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीत की दहलीज पर है और अब ऐसा लग रहा है कि पूर्ण बहुमत की स्थिति में आती हुई भी दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी मुख्यालय पर जीत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जीत का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ऑफिस को नीले पीले गुब्बारों से सजाया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतगणना चल रही है तो आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा, एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा बीजेपी को। दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है, लेकिन अभी भी ये रुझान है, अभी भी पूरी तरह से नतीजे सामने आने बाकी हैं। हालांकि अभी तक कुछ एक उम्मीदवार जो है उनको जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है, जीत उनकी घोषित हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर अभी भी रुझान है। अभी भी ये आंकड़ा, इसमें कुछ उलटफेर हो सकता है। कांग्रेस के लिए मायूसी वाली खबर है। महज 10 तक, दहाई के आंकड़े तक सिमटती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस, और दहाई का आंकड़ा भी मुश्किल से छूती हुई दिखाई दे रही है। इससे भी नीचे ये आंकड़ा जो है, इससे भी नीचे ये ग्राफ अभी जा सकता है और इससे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान ही है। हालांकि लगभग जो काउंटिंग का काम है वो लगभग हो चुका है। लगभग स्थिति जो है वो स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल हो ऐसा अब संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी जब तक फाइनल नतीजे घोषित नहीं हो जाते तो तब तक इसमें संभावनाएं हैं कि कुछ भी आंकड़ों में फेरबदल जो है वो हो सकता है। लेकिन स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, स्थिति साफ साफ जो है अब वो दिखाई देने लगी है। थोड़ी धुंधली है, थोड़ी और तस्वीर थोड़े समय बाद साफ हो जाएगी, लेकिन साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के खेमे के लिए खुशी की खबर है और इसीलिए माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की खबर है। आम आदमी पार्टी के जो पार्टी कार्यालय में जीत का जश्न मनाए जाने की तैयारियां वहां पर शुरू हो चुकी हैं। वहां पर नीले और पीले जो गुब्बारे हैं उनसे सजाया जा रहा है पार्टी का मुख्यालय, और पार्टी के मुख्यालय पर जीत की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जीत का जश्न वहां पर मनाया जाना है और जिस तरीके से जो रुझान अभी तक के सामने है उसमें तो पूर्ण बहुमत के पार यह आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी का। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा, लेकिन अब की बार एमसीडी में बदलाव दिल्ली में दिखाई दे रहा है। जैसा कि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे, एग्जिट पोल में जो सामने आ रहा था उसमें आम आदमी पार्टी की बढ़त थी, लेकिन अपने आप में बड़ी बात है, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है बीजेपी के लिए। तो आम आदमी पार्टी यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ इस बार एमसीडी पर काबिज होते हुए दिखाई दे रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतगणना चल रही है। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों में बीजेपी का कब्जा और अब यह मुकाबला हुआ है परिसीमन के बाद। ये पहला जो मुकाबला है दिल्ली एमसीडी का, इस बार काफी दिलचस्प ये मुकाबला रहा है और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी के पाले में इस बार एमसीडी जाती हुई दिखाई दे रही है और तैयारियां जीत के जश्न की शुरू हो गई हैं। अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल, इस तरह के जो स्लोगन है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर ही दिए गए हैं। तो लगातार आम आदमी पार्टी बढ़त बनाते हुए आगे चल रही है। लगभग 130 सीटों पर आगे चल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी 100 का आंकड़ा पार करते हुए लगभग 104 सीटों के साथ बढ़त बनाते हुए आगे चल रही है। तो वहीं कांग्रेस 11 सीटों पर और जो अन्य हैं जिसमें ज़्यादातर इंडिपेंडेंट हैं और एक किसी अन्य पार्टी से भी हैं, तो वो आगे बढ़ रहे हैं बढ़त के साथ, लीड में है, लेकिन अभी तक विजेता घोषित नहीं किए गए हैं अन्य। और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कुछ उम्मीदवार जो हैं वो विजेता घोषित किए जा चुके हैं। तो अभी स्थिति जो है वो धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है और एग्जिट पोल में जो दावा किया गया था आम आदमी पार्टी की जीत का, लगभग वैसे ही परिणाम जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमसीडी पे भाजपा का 15 सालों का कब्जा है और एग्जिट पोल में अनुमान ये लगाया गया कि इस बार उसकी विदाई हो सकती है और वैसा ही कुछ अब रुझानों में फिलहाल अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की इस बार छुट्टी कर दी है दिल्ली वालों ने और आम आदमी पार्टी यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ एमसीडी पर कब्जा जमाते हुए दिखाई देगी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतगणना लगातार जारी।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, कार्यालय में जीत की तैयारियां जो हैं वो वहां पर शुरू कर दी गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन एक बड़ा दिन है। एमसीडी पर भी अब आम आदमी पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बजरंग दास गर्ग हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा हैं, आम आदमी पार्टी से। अमित तिवारी हैं, वरिष्ठ संवाददाता। ये हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले अमित तिवारी, मैं आपका ही रुख करूंगा, हमारे वरिष्ठ संवाददाता है अमित। अमित, क्या कुछ फिलहाल स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि स्थिति लगभग साफ, थोड़ी सी धुंध बाकी रह गई है। थोड़ा सा अभी स्थिति जो है वो और थोड़ा सा वक्त लगेगा क्लियर होने में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो अभी तक के रुझान है, आम आदमी पार्टी के खाते में पूर्ण बहुमत से एमसीडी का जो कब्जा है वो होने जा रहा है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है फिलहाल। अमित, निश्चित रूप से हितेंद्र, जो सुबह से जो उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही थी हितेंद्र, सुबह से जो परिणामों में आ रहे थे रुझान, उनमें उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही थी। भाजपा भी कहीं कमजोर नहीं थी उस समय, लेकिन अब स्थिति जो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, साफ हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की एमसीडी बनने जा रही है। और ऐसा 2007 के बाद 2007 में भी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बहुमत लेकर आई, और 2012 में और 17 में प्रचंड बहुमत मिला, 2/3 बहुमत मिला। उसके बाद से काफी कुछ बदलाव आया दिल्ली की राजनीति में भी। लेकिन इस बार जो है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारा भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो मुकाबला था वो कड़ा रहा। पूरा ताकत जो है वो लगाई गई इस दिल्ली की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। एमसीडी हालांकि नगर निगम है, छोटा चुनाव था, लेकिन बड़े बड़े चेहरे जो चुनाव प्रचार के लिए उतरे, तो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जो ये है चुनाव महत्वपूर्ण था। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन दिल्ली नगर निगम का यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था, तब कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने भी यहाँ पहुंचकर वोट मांगे। और ऐसे में अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ गई है, और उसको निश्चित रूप से उनके खेमे में उत्साह का माहौल है, जोश का माहौल है, क्योंकि अब तक एमसीडी में वो अपना करिश्मा नहीं दिखा पाई थी। अब एमसीडी में भी आ गई है, दिल्ली की सत्ता में तो थी ही। अब देखने वाली बात होगी कैसे दिल्ली बदलती है, क्योंकि कई बार यहां ऐसे देखने को मिले मौके कि एमसीडी का बहाना लगा दिया जाता था किसी कार्य को करने को लेकर, कभी विधानसभा से रुकावटें आती थी। तो इस प्रकार की अब दोनों जगह आ गई है, तो देखने वाली बात होगी कि दिल्ली कैसे बदलती है। दिल्ली की जो जहरीली हवा होती जा रही थी, उसको लेकर भी दोषारोपण एक दूसरे पर होता था। अब देखने वाली बात होगी कैसा होगा यह चुनाव परिणाम। निश्चित रूप से कई मामलों में अहम रहने वाला है हितेंद्र। जी बिल्कुल। प्रोफेसर विधु रावल, क्या कहेंगे सर? अभी तक तो ये कहा जा रहा था, ये उम्मीद थी, आस थी बीजेपी को कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो छू लेगी बीजेपी, थोड़ा फेरबदल होगा जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अब लगभग धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो आंकड़ा है वो बीजेपी का गिरता हुआ जा रहा है, और ये ग्राफ आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है लगातार, और पूर्ण बहुमत के आंकड़े को लगभग अभी क्रॉस करते हुए आगे ही बढ़ रहा है। सबसे पहले हरियाणा न्यूज के दर्शकों को नमस्कार, और हमारे साथी पैनलिस्ट जो हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, जब सुबह आंकड़े आने शुरू हुए, रुझान आने शुरू हुए, तो उसमें आम आदमी पार्टी की बढ़त दिख रही थी। उसके बाद जिस प्रकार से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की बढ़त 170 सीटों तक पहुंच गई, और अब जो है मोटे मोटे तौर पर दोनों पार्टियां लगभग बराबर पर खड़ी हैं। तो अभी स्थिति पूरी तरह नहीं स्पष्ट हुई है, कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 1 घंटे या 45 मिनट तक जो है चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। हम बिल्कुल आशान्वित हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर बहुमत की सरकार, यानी हमारा एमसीडी का मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। वो आंकड़े हम जुटा लेंगे, जिस प्रकार से अभी चुनाव के नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अपना मेयर जो है वहां पर बनाने में कामयाब होगी। और ये ऐतिहासिक होगा, किसी भी इतनी बड़े शहर के अंदर नगर निगम में लगातार चौथी बार सरकार बनाना अपने आप में ऐतिहासिक है। चलिए, मैं फिर से एमसीडी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे संबोधित कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं। इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में
वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे, और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की याद दिलाता रहेगा। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही वो है देश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपकी निष्ठा। निश्चित तौर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति जी, आप राजनीति में रहकर भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके लिए सबका वो अपनापन हमने स्पष्ट रूप से देखा। मतदान के 75% वोट प्राप्त करके जीत हासिल करना अपने आप में अहम रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। आगे लेकर जाना ही नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूं कि ये सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है। हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, क्योंकि पहला दिन था उपराष्ट्रपति के रूप में और राज्यसभा के सभापति के रूप में, जगदीप धनखड़ उन्होंने आज सभापति के रूप में अपना जो कार्यकाल है वो शुरू किया और उसी को लेकर के शुभकामनाएं दी, बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बताया कि किस तरह से सदन की गरिमा है, राज्यसभा की जो गरिमा है और उसको आगे बढ़ाने की अब जिम्मेदारी उनके ऊपर है। चलिए चर्चा करेंगे एमसीडी के चुनाव को लेकर के। एमसीडी पर हम चर्चा कर रहे थे और हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और प्रोफेसर विधु रावल जी हैं, डॉक्टर सारिका वर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी से और बजरंग दास गर्ग जी भी हैं कांग्रेस से हमारे साथ। तो बजरंग दास गर्ग जी, मैं आपका रुख करूंगा अब, क्योंकि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक मायूसी की खबर है। दाही का आंकड़ा, ऐसा लग रहा था कि दाही तक भी नहीं पहुंचेगी, सिंगल डिजिट में निपट जाएगी, लेकिन दाही का आंकड़ा तो छूते हुए दिखाई दे रही है कांग्रेस। जितेंद्र जी, हकीकत में कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता की बात भी है और मंथन करने की जरूरत भी है जी। किस प्रकार कांग्रेस लगातार दिल्ली के अंदर खास तौर पर अपनी बढ़त नहीं बना पा रही है। पहले हमारी 3 बार सरकार बनी दिल्ली के अंदर, उसके बाद लगातार सरकार भी नहीं बनती आ रही। एमसीडी के अंदर हमारा प्रदर्शन काफी कमजोर रहा, इसमें मैं इनकार नहीं करता, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। मगर एक बात जरूर है कि इस सरकार से, भाजपा सरकार से जनता में बड़ी भारी नाराजगी है। 3 दशक से आप देखो एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, जहां पर दिल्ली के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, पूरी केंद्र सरकार जहां बैठी हो वहां पर वो पिछड़ जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चिंता का विषय भी है। और जहां तक कि आप ये देखोगे सिस्टम बना हुआ है, जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी से भारत मुक्त किया जाए, इसलिए जो एंटी वोट जो होता है वो एक पाले में चला जाता है। वो सोचते हैं कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है उसको वोट दे ताकि भारतीय जनता पार्टी जीत ना, यानी कि आपके जो अपने भी कार्यकर्ता होंगे वो भी, उन्होंने भी यही सोचा कि कांग्रेस की तो शायद बात नहीं बनेगी तो आम आदमी पार्टी को वोट दे दें। डॉक्टर सारिका वर्मा जी भी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर सारिका जी, अभी बधाई आपको, क्योंकि लगातार बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुमत का आंकड़ा शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि नहीं छू पाएंगे, लेकिन अभी तो बहुमत के आंकड़े से आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। क्या कुछ खुशी की लहर और क्या कुछ तैयारियां आम आदमी पार्टी की? ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता ने खुल के डिसाइड किया है कि इस बार आप सफाई करवाएंगे और काम की राजनीति की बात करते हुए आम आदमी पार्टी को उन्होंने पूर्ण बहुमत दिया है। और जैसे मेरे बड़े भाई साहब कह रहे थे कि 1 घंटे में सब कुछ बदल जाएगा, मैं पिछले 1.5-2 घंटे से देख रही हूँ लगातार आम आदमी पार्टी की ही आगे चल रही है और अभी ऑलरेडी 130 पे तो आगे है ही। 3-4 राउंड में और क्लैरिटी हो जाएगी। मुझे लगता है कि स्वीकार करना चाहिए कि भाजपा ने 15 साल में एमसीडी में कुछ काम किया नहीं, कूड़े के ढेर बढ़ते गए, गंदगी बढ़ती गई, प्रॉपर्टी टैक्स में जो गड़बड़े हुई, जो भ्रष्टाचार एमसीडी में है उसको खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी को लोगों ने वोट दिया है। और उम्मीद कर रही हूँ कि जनता, जो दिल्ली की जनता ने जो समझदारी दी है वो दिखाई है, उसको हम लोग खरे उतरेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे और उम्मीद कर रही हूँ कि गुड़गांव में भी इसी तरह बदलाव आने जल्द आएगा। जी, अमित तिवारी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, ये कहना कि दिल्ली की जनता ने दिल खोल करके वोट दिया है, क्या ये कहा जा सकता है? क्योंकि महज 50% वोट इस बार पड़े हैं, तो अपने आप में ये पहला तो सवाल यहाँ पर दिल्ली की जनता पर ही उठता है कि इतना कम वोट। और अब हालांकि जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो जरूर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत वाली बात यहाँ पर होगी और एमसीडी की जिम्मेदारी भी इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को देने का तय किया है। देखिए हितेंद्र, आज का दिन जो 2 मामलों में मैं कहूंगा कि एक तो खुशी का है आम आदमी के लिए, दूसरा आम आदमी के लिए पीड़ा का दिन भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली में एमसीडी में बढ़त हासिल करके आ गई है, उनकी एमसीडी में सत्ता। दूसरी ओर अगर आम आदमी देश भर के आम आदमी के लिए आरबीआई ने झटका भी दिया है, रेपो रेट में वृद्धि कर दी है और महंगाई का झटका एक बार फिर आज सुबह पहले ही लगा है।
तो आम आदमी पार्टी के लिए जरूर खुशी की होगी। और आम आदमी देश का, उसके लिए आज महंगाई का झटका लगा, सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे, तो यह भी बात है। दूसरी एक बात जो आपने कही है कि 50% वोट, जिस समय मतदान की बात आई थी 50% का, उस समय से ही लगने लगा था कि इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी की सत्ता में आएगी, एमसीडी की, क्योंकि ज्यादातर जो गरीब तबका है वो वोट देने के लिए आगे आया होगा, निश्चित रूप से ऐसा माना जा सकता है। और यही वजह रही कि जो जितने भी बस्ती, जो स्लम एरियाज है, जो गरीब पिछड़ी बस्तियां जो दिल्ली की मानी जाए, वहां से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीतकर निकले हैं, और यही वजह रही। और दूसरी ओर कांग्रेस को इसलिए झटका लगा कि कांग्रेस के सारा वोट जो बैंक था, जितना बचा खुचा, वो सारा आम आदमी पार्टी में आकर जुड़ गया। तो निश्चित रूप से वोट प्रतिशत कम होना वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक साबित हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। और ऐसा विश्लेषण जो राजनीति में आगे आएगा भी। लेकिन फिलहाल के लिए आम आदमी पार्टी के लिए आज उत्सव का दिन है, और आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, पहले विधानसभा में जीतती रही है और अब इस बार एमसीडी में आई है। तो निश्चित रूप से मंथन करने वाली बात होगी दिल्ली भाजपा के लिए भी, और कांग्रेस के लिए तो बजरंग दास जी लगातार कह ही रहे हैं। तो एक कहावत जो आमतौर पर बजरंग दास गर्ग जी बोलते हैं कि भाई मरे का दुख नहीं हुआ, भाभी का नखरा ढीला हो गया। तो अब आज कांग्रेस के लिए तो यही बजरंग दास जी गर्ग बता ही रहे थे कि चलो आम आदमी पार्टी जीत गई, भाजपा तो हार गई। तो यह एक दिल बहलाने के लिए इनके लिए अच्छी बात है, लेकिन इनको मंथन इनको भी करना होगा और भाजपा को भी मंथन करना होगा। जी बिल्कुल, मंथन तो सभी को करना होगा, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहे हैं अमित जिस पर ये चुनाव, ये माना जा सकता है कि हाँ, इन मुद्दों पर ये आधारित रहा है चुनाव? देखिए हितेंद्र, तमाम तरह के मुद्दे रहे हैं। दिल्ली की जो एक तो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था, उसको लेकर हालांकि एक दूसरे पर जिम्मेवारी डाली जाती रही थी। दूसरा जो जाम की समस्या रही, सफाई की व्यवस्था रही, तमाम जो वार्ड थे दिल्ली के, वहां सफाई बदहाल व्यवस्था में रही, उसको लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे एमसीडी पर। और एक तीन बार की सत्ता लगातार 2007 से लेकर और अब 2022 आ चुका है, तब तक लगातार एमसीडी में भाजपा रही है। तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर रहता है। हालांकि कई इलाकों में अगर भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो चर्चा करेंगे, गुजरात का उदाहरण देंगे, और भी दूसरी जगह का, उत्तराखंड में भी वापसी करी है, जो एक नई तरह की रिवायत जो है राजनीति में आई है, जो बदलाव जो लगातार होता था वो नहीं हो पाया उत्तराखंड में। भाजपा अब ये हिमाचल में भी यही बात कर रही है। लेकिन यहाँ ऐसे मुद्दे थे जो स्थानीय मुद्दे थे, वो एमसीडी में हावी रहे, जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा। लेकिन बड़ा नुकसान इसे नहीं कहा जा सकेगा। अगर 100 सीट भी आती है तो अभी बड़ा नुकसान नहीं। और पूरा जोर भी लगाया है बीजेपी ने, कई राज्यों से मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, कई बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री तक भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं कर पाए। एंटी इनकम्बेंसी में कहीं ना कहीं एमसीडी की सत्ता जाते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी से। देखिए हितेंद्र जी, जिनके मुख्यमंत्री होंगे वो प्रचार भी करेंगे, जिनके पास मुख्यमंत्री नहीं होंगे वो कहां से मुख्यमंत्री लेकर आएंगे। आम आदमी पार्टी के पास 2 मुख्यमंत्री हैं, दोनों के दोनों ने अपना पूरा समय झोंक दिया। पंजाब की तरफ तो भगवंत मान जी ने देखा ही नहीं, वहां पर स्कूलों की बत्ती गुल हो चुकी है। आज के अखबारों में प्रमुखता से है ये खबर कि पहले सरकारी ऑफिस की बत्ती वहां से चली गई, और अब सर्दी के समय जहां पर सरप्लस होती है बिजली, और हरियाणा की बिजली तो यहां तक कि हम उसको फॉरफिट कर देते हैं, वहां पर पंजाब में स्कूलों की बत्ती गुल हो गई है। जो ये स्कूल और हॉस्पिटल्स की बात बड़ी बड़ी किया करते थे। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 15 साल के सुशासन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली। ये कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को, वो कह रही थी कि खुलकर वोट दिया। मतलब खुलकर वोट दिया यानी वोट करने निकले, तो आपने बताया कि 50% भी वोट नहीं आया। और खुल के वोट दिया तो मतलब ये कह रहे थे कि 220 हमारे पार्षद जीत के आने वाले हैं। केजरीवाल साहब ने टीवी पर आकर कहा था लिख कर ले लो। अब मैं वो चिट्ठी ढूंढ रहा हूं जिस पर उन्होंने लिख कर दिया है 220 पार्षद आने वाले थे। वो चिट्ठी आपको मिले तो जरूर देना, दिखाना एक बार किस प्रकार से कोई भी बात कहना। और जहां तक हरियाणा की बात है, तो हरियाणा को लेकर उन्होंने कहा था कि आदमपुर चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी का गेटवे है, गेटवे टू हरियाणा इज आदमपुर, ऐसा उन्होंने आकर एक्सटेंसिवली कहा। और दोनों उनके मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब भी आए और भगवंत मान जी भी आए, लेकिन मात्र 2% वोट मिला, मात्र 2% वोट। और दिल्ली के से और पंजाब से आए हुए मुख्यमंत्रियों का गेटवे कहने के बावजूद भी
हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी का गेट बंद कर दिया। गुड़गांव की जहां तक बात है, गुड़गांव के अंदर लेकिन एमसीडी में तो रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है ना सर। डॉक्टर सारिका जी, डॉक्टर सारिका जी, क्योंकि देखिए ना बात, हितेंद्र जी एमसीडी की जहां तक बात है, एमसीडी की बात जहां तक है, तो एमसीडी के अंदर ये 220 सीट कह रहे थे। एग्जिट पोल्स की बात देख रहे थे, एग्जिट पोल के बाद कह रहे थे कि कट्टर हमारे ईमानदार, कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे। पटपटगंज में जहां से मनीष सिसोदिया जी नहीं विधु रावल जी, वहां पर विधु रावल जी, मनीष सिसोदिया जी की सारी, नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई ना, मेरी बात विधु रावल जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मेरी बात पूरी हो जाती है। विधु रावल जी, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ सर, चर्चा के लिए मेरे पास वक्त नहीं, आप तंज नहीं करना चाहिए ना, आप तंज करके विधु रावल जी, विधु रावल जी, करना चाहिए, उनसे सवाल पूछते आप चले जाते। विधु रावल जी, मैं उन्हीं पर जा रहा हूँ, लेकिन आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, आपका जवाब भी लेंगे। विधु रावल जी सुन लीजिए, हाँ भाई, आप अब फाइनल नतीजा आ गया है। उसके बाद विधु रावल जी, नतीजा आ गया है लगभग। विधु रावल जी, मसाज पार्लर देखा, रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बताया, रेपिस्ट को आईना तो देखना चाहिए ना कभी कभी। देखिए किस प्रकार से 40,000 करोड़ का एमसीडी का बकाया बचा हुआ है, इस प्रकार से डबल, अरे पीछे से कौन बोला, हार कांग्रेस की कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है यहाँ पूरी पिक्चर में? कांग्रेस वाले वहाँ वोट शिफ्ट करवा देते हैं, कांग्रेस की वहाँ वोट शिफ्ट करवा देते हैं, बड़ी पार्टियों यहाँ भी चट्टे बट्टे समर्थन, विधु रावल जी, सारिका जी और बजरंग जी, आप तीनों ही बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता है, तीनों ही बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता है, और इस तरह से आप चर्चा करेंगे तो किसको क्या समझ आएगा? आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। तो चर्चा को अगर सही तरीके से आगे बढ़ने देंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, ठीक है, मैं सबको टाइम दे रहा हूँ विधु रावल जी, मैं सबको टाइम दे रहा हूँ। मैं बात सिर्फ एमसीडी की कर रहा हूँ, मैं ना गुजरात की कर रहा हूँ, ना हिमाचल की कर रहा हूँ, ना हरियाणा की कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में आज नतीजे आ रहे हैं और दिल्ली के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। दिल्ली में आपके हाथ, सारिका जी, गुरुग्राम की उन्होंने चर्चा की थी, सारिका जी, गुरुग्राम की उन्होंने चर्चा की थी। नहीं, अब सुन लीजिए ना एक बार, मुझे भी तो सुन लीजिए। अरे व्हाई आर यू स्पीकिंग इन बिटवीन? दिस इज बिटवीन मी एंड द एंकर। विधु रावल जी, सवाल पूछ रहे थे, विधु रावल जी, मैंने मौका सारिका जी को दिया था, बीच में आप बोले थे, लेकिन चलिए मैं फिलहाल बात एमसीडी चुनाव की कर रहा हूँ। आप क्योंकि हरियाणा में और पता नहीं कहाँ चले गए थे। बात ये थी विधु रावल जी, आपने जोर पूरा लगाया। विधु रावल जी कर लिए थे क्या? विधु रावल, सारिका वर्मा जी हरियाणा और गुड़गांव तक गई थी, तब आपने कान बंद कर लिए थे क्या? हितेंद्र जी जब गुड़गांव की बात कर रही थी सारिका वर्मा जी, आपने कान बंद कर लिए थे क्या उस समय? अब मेरे समय आपको याद आया, अब मुझे उसका जवाब तो देना दीजिए। नहीं, सारिका का जवाब तो ले लीजिए एक बार। सारिका जी एक बार चुप हो जाइए, विधु रावल जी को अपनी बात पूरी करने देते हैं, पूरी कर लेने दीजिए। जी विधु रावल जी, अपनी बात पूरी करिए आप सर, जो आप कहना चाहते हैं दिल्ली एमसीडी के बारे में कहिए। हो गया मजाक जी, विधु जी दिल्ली एमसीडी के बारे में अपनी बात पूरी करिए सर। मैं बिल्कुल दिल्ली के बारे में, दिल्ली के अंदर किस प्रकार से इन्होंने भाजपा का जो डबल इंजन की बात है उसको इन्होंने वहां पर लेकर गए, कहा केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। उसके बाद 220 सीटों की बात कही इन्होंने, लेकिन तब भी 220 छोड़ो 120 आने के लाले पड़ गए। मैं जल्दी से जो गुरुग्राम को लेकर इन्होंने कहा, गुरुग्राम में इनका एकमात्र पार्षद आया था, वो पेट्रोल बम फेंकने के ऊपर 7 साल की जेल में सजा काट रहा है। किस प्रकार के करिंदे इन लोगों के हैं। जो इनका पार्षद गुरुग्राम में एकमात्र जीता था उसको सजा दिया, कन्विक्ट किया कोर्ट ने। और किस प्रकार से तिहाड़ में इनके मसाज पार्लर कर रहे हैं, रेपिस्ट से मसाज पार्लर चलवा रखा है और उसको ये कह रहे हैं नहीं फिजियोथेरेपिस्ट है। किस प्रकार से हम देख रहे हैं मनीष सिसोदिया की सीट पर ये कह रहे थे कट्टर ईमानदारी का सबूत मिल गया। एग्जिट पोल देखकर नाच रहे थे, झूम रहे थे। वो कट्टर ईमानदारी नहीं, कट्टर बेईमानी, कट्टर भ्रष्ट, कट्टर गद्दार का जो है यहाँ पर सबूत मिला है। जब हम देख रहे हैं मनोज सिसोदिया की पूरी सीट्स वहां पर क्लीन स्वीप हुआ है लक्ष्मीनगर में, पटपटगंज से वो विधायक हैं। किस प्रकार से शकूरपुर बस्ती जहां पर सत्येंद्र जैन जो है उनको मिला, ये किस प्रकार भ्रष्टाचार को लेजिटिमाइज करते हैं। लोकपाल का क्या हुआ, सीसीटीवी कैमरास का क्या हुआ, कौन बताएगा कि यमुना की सफाई कब होगी। 40,000 करोड़ जो एमसीडी का इन्होंने रोका हुआ था और उसके बाद यहां पर आकर कह रहे हैं कि हम सफाई करवाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इनकी कैसे भी करके सरकार बनती है एमसीडी में तो इनको जनता के लिए काम करवाने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 800 जो ठेके इन्होंने शराब के खोले हैं वो 800 के 1800 हो जाएं। बस जनता इस बात से डरती है। जी सारिका जी,
तमाम सवाल हैं, तमाम मैं महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट बातें हैं, करूंगी अब तमाम इनको मुद्दे हैं। म्यूट कर दिया जाए ताकि मैं अपनी बात रखूं। नहीं, वो अब चुप हाँ, रहेंगे बीच से मैडम, म्यूट करने की निकालते जरूरत हैं, नहीं है, ये बीजेपी के चर्चा के लिए प्रवक्ता खुला भाई मंच आप है, अपनी ऐसे बात किसी को कीजिए, आप अपनी नहीं, बात कीजिए, विट्रियोलिक म्यूट ना क्यों किया बोलते हैं, मुझे कीजिए, कभी समझ म्यूट नहीं का आया। इतना आप यहाँ तानाशाही मत इलेक्शन चलाइए, कैंपेन में नहीं इतनी आए, तानाशाही टॉक शो मत में आए चलाइए, हैं, थोड़ी इतनी विनम्रता से तानाशाही बात मत चलाइए, करिए। म्यूट आप जनता ने खुद को आपके म्यूट कर सर सकती ये फिर हैं। से बीच नहीं, में बोलने जा रहे विदुर हैं, रावल जी, ये मेरा काम है विनम्रता सर। से कह रहा हूँ, बोल आप दीजिए, मैं दूसरों को छोड़ म्यूट दूं। करने को कह रहे हो विनम्रता से। नहीं विदुर रावल जी, ये मेरा काम है सर, मुझे एंकर कैसे को क्या करना एंकर को है। एंकर रहने विदुर दीजिए, रावल जी, बोलिए, आप क्या सुन एंकर का भी लीजिए, काम आप करेंगे तो ये क्या फालतू में बीच करेंगे? में बोलते सुन लीजिए रहेंगे। सर, विदुर रावल जी सुन विदुर लीजिए, रावल उनकी नहीं, जो ये गलत डायलॉग है, ये सारिका वर्मा को बताओ, उनकी ये जो शंका सारिका है, वर्मा उसको को क्यों बढ़ा बताओ रहे हैं आप? किसको म्यूट करना है, ये विदुर मेरा रावल जी। काम है, उनको बताओ। विदुर रावल को क्यों बता रहे हो? अरे मैंने थोड़ी कहा सुन लीजिए म्यूट ना करना सर, अब उन्हें टाइम दिया आप है, मेरा नाम अभी क्यों आपको कह रहे स्पेशल हैं टाइम भाई? दिया था ना आप स्पेशली कुछ बोलने के जितेंद्र जी, लिए, नाम में confusion आपको है दे क्या? दिया था ना टाइम पूरा नाम बोलने में के लिए, तो मैंने confusion उनको है क्या? जवाब दे दिया है, ये मेरा आप काम है मुझे सर, क्यों मुझे टोक कैसे रहे चर्चा हैं? को आगे बढ़ाना वो है। कह रही है म्यूट कर दो, तो मैं बढ़ा रहा हूँ ना सर चर्चा। मैं चुप हो गया, वो मुझे ठीक म्यूट है, करने को कह अब रही है, आप सुन मुझे लीजिए टोक सर, रहे हैं उल्टा। सुन लीजिए अब। अरे भाई, तो आप उनको कहिए ना, विदुर रावल को क्यों कह रहे हैं? मैंने बोल दिया ना उनको सर कहिए, उन्हें, उनको रोकिए, पहले उन्हें ही एंकर बोला का है, काम है म्यूट करना। पहले उन्हें ही बोला, वो आपको बता रही ये हैं, मेरा मुझे काम है, बता उनका रहे हैं। काम नहीं है, वो क्या करवाएंगी इस चर्चा में। उनको ही बोलना है, बोल दिया उनको मैंने ही उन्हें। बोलना है, मुझे पहले नहीं बाद में भी सर उनको बोल ही दिया मैंने बोलना उन्हें है। पहले, मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आप कह रहे हैं बीच म्यूट में बोल करने रहे हैं। अरे सर, मैं आपसे ये दूसरी बार, एक ही डिबेट में दूसरी बार वो गुड़गांव बोलती है, मैं बोलता हूं तो मुझे बोलते हैं कि दिल्ली एमसीडी की बात सुन कर रही लीजिए हैं। अब सुन इस लीजिए प्रकार जी, से बात डॉक्टर सारिका, सकती हैं। सारिका जी। थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे बड़े भाई साहब हैं बीजेपी से, वो हमेशा क्रोध में रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये इलेक्शन कैंपेन नहीं हो रही है, डिबेट भाई हो रही है। पर्सनल ना किया कीजिए डिबेट को, बहुत हंसी हो गई, सारिका जी, नहीं चल रहा है ये। सारिका जी, डिबेट को मत किया कीजिए, मैं क्रोधित रहता हूँ या आनंदित रहता हूँ, ये मुझ पर छोड़ पार दीजिए। कर चुके हैं। अभी आपने कहा मैं क्रोधित रहूँ या आनंदित रहूँ, ये आप अपने पर आपके स्क्रीन में छोड़िए। पिछले 1 घंटे से 130 मुद्दे की बात कीजिए, सवाल पूछा, सवाल का जवाब दीजिए। तो ले लीजिएगा। जनता ने अच्छे से वोट किया है, जनता ने काम के लिए वोट नहीं, किया है। चश्मा मैंने जनता पहना को हुआ पता है, मैंने पहना हुआ है, कट्टर लेकिन ईमानदार केजरीवाल का सरकार चश्मा जो आम है आदमी पार्टी वो बहुत इन्होंने जल्दी बीजेपी उतर गया है। को ध्वस्त बहुत किया लोग था, दिल्ली पहले कट्टर 67 बेईमान है, करके 3 मसाज सीट पे। पार्लर चला रहे हैं सर, तिहाड़ ये में। बिना बात के बीच में बोलेंगे तो मैं अपनी please अपनी छोड़ बात दूंगी। मैं अपनी बात तीसरी पूरी बार कीजिए। नहीं कह रही हूँ। सारिका जी, आप अपनी बात पूरी यहाँ पे कीजिए। मुझे बोलिए, मैं छोड़ दूं। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, नॉन स्टॉप, देयर इज अ लिमिट। अपनी बात पूरी कीजिए सारिका जी। आप छोड़ सकते हैं, इनको पहले बोलिए बंद आप करें। छोड़ सकते हैं, पेट्रोल बम मत फेंकिएगा, पेट्रोल बम मत फेंकिएगा, पेट्रोल बम ना फेंकिएगा। ये फालतू में बीच में नहीं, बोले जा यहाँ रहे हैं, यहाँ या आफ्टर तो आप चैलेंज इनको चल रहा है म्यूट क्या? करेंगे या मुझे 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 दोनों को ही चुप कराना पड़ेगा, मुझे दोनों की आवाज को बंद करना पड़ेगा। मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक बार दोनों को ही डाउन कर दीजिए। बजरंग दास गर्ग जी, भले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में यहाँ कड़ा टक्कर का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन एक अजीब सी खुशी कांग्रेस के चेहरे पर क्यों दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल जितेंद्र जी, बड़ी चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को फिर दोबारा मंथन करने की जरूरत है और जनता के बीच जाने की जरूरत है, जनता को समझाने की जरूरत है और जो हमारे कार्यकर्ता नेता है उनको जनता के बीच रहकर उनके काम करने की जरूरत है, उनमें जन चेतना लाने की जरूरत है। भी हम कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी, देश के विकास के लिए काम किया, मगर लगातार कांग्रेस जिस तरह दिल्ली में पिछड़ती जा रही है, ये ऊपर तक एक मंथन करने की जरूरत है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। मगर मैं एक बात जरूर कह रहा हूं जितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं है जिस प्रकार की जो आप देखा भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। ये कहा भी हमें उम्मीद है कि मेरे साथी ने कि हमारा चेयरमैन बनेगा। अरे कहां से बनेगा तुम्हारा चेयरमैन? इभी भी लोगों को उम्मीद है हम खरीद फरोख्त करके, जिस प्रकार इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार, चलती सरकार तोड़ दी। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाओ, पता चलेगा हमारी ज्यादा सीट्स हैं। खरीद फरोख्त के 25-25 करोड़ रुपए में विधायक खरीदने का काम किया। वही खेल, वही खेला। ये चाहते हैं कि हम दिल्ली में खेल लें। आपके सामने है, इन्होंने राजस्थान की 6 बार सरकार गिराने की कोशिश की, विधायक ठा के ले गए। इन्होंने बिहार में सरकार गिराने की कोशिश की, इन्होंने बंगाल में सरकार गिराने की कोशिश की, मगर वो खेला वहां नहीं चला, इसलिए मुंह की खानी पड़ी। ये वो सरकार है, तानाशाही सरकार। ये क्या सरकार चल रही है? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की दम के ऊपर ये सरकार चला रहे हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों को दबाने का काम करने हैं। आपके सामने है, गोवा में इन्होंने क्या खेला, गुजरात में क्या खेला। इनका काम है, इनका काम क्या है? लाठी डंडे के जोर पर जनता को दबाकर अपनी सरकारें बनाना, अपना कब्जा करना, लोगों में
है डालना, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। मगर जनता के दिल्ली के अंदर आप पार्टी क्यों जीत रही है, इसका एक रीजन है। गरीब लोग बैठे हैं झुप्पी झोपड़ी में, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, भारी तादाद में, लाखों की तादाद में गरीब लोग वहां है। गरीब जो है वो दबाव में नहीं आता, गरीब के ऊपर कोई शिकंजा कस नहीं करते। तो इसलिए गरीबों ने आप पार्टी को वोट दिया। वो सोचा उन्होंने भी कांग्रेस को वोट देंगे, आप पार्टी टक्कर दे रही है। कांग्रेस की जो वोट थी वो भी कहीं ना कहीं आप पार्टी के अंदर हितेंद्र जी कन्वर्ट होगी, इसमें कोई दौर क्या डॉक्टर सारिका जी, ये कोई इंटरनल सेटिंग हुई है क्या कांग्रेस के साथ इस बार? क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ऐसा लग रहा है, सारिका जी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली कांग्रेस ने सपोर्ट किया आम आदमी पार्टी को। बहुत अच्छी बात है, हम सपोर्ट का भी स्वागत करते हैं। ये सच तो ये है कि मैं जनता के बीच में पिछले 3.5 हफ्ते से घूम रही हूँ और जो नॉर्मल इंसान है वो बहुत ज्यादा खुश है आम आदमी पार्टी के काम से। उनके बच्चों के स्कूल अच्छे हो गए, उनके बिजली के बिल 0 आने लगे हैं, उनको पानी फ्री मिलता है, उनको 24 घंटे बिजली मिलती है, उनको बस की सुविधाएं फ्री हो गए महिलाओं के लिए जो काम बिजली ही नहीं आ रही है इसकी वजह से उन्होंने एमसीडी में भी विजय रावल जी एक बार सुन लीजिए ना सर, दिया है और चाहते विजय रावल जी एक बार सुन लीजिए ना, दिखा लीजिएगा ये सारे सबूत जी। जिस तरह 15 साल से बीजेपी ने दिल्ली को कूड़े का गढ़ बना दिया था, हर जगह ओपन में कचरे का पड़ा हुआ था, पार्क टूटे फूटे थे, ये सब बदलाव लाने के लिए इस विश्वास से उन्होंने हमें वोट दिया है। और हम आपको पता है काम करके दिखाते हैं, काम की राजनीति के लिए बनी है हमारी पार्टी और ये हम काम करके दिखाएंगे। मैं आपको आश्वासन देती हूँ अगले 15-20 साल आम आदमी पार्टी का ही राज रहेगा। जैसे हमने 67 सीट्स उसके बाद 62 सीट्स लाए हैं, दिल्ली का दिल जीता है आम आदमी पार्टी ने। और आप देख सकते हैं लेटेस्ट रुझान, भाजपा जो है 100 पे आ गई है, 133। अभी 2-3 राउंड के बाद भाजपा 100 हो जाएगी, 2 डिजिट में हो जाएगी और मेरे भाई साहब को समझ आ जाएगा कि ये वोट जो है आम आदमी पार्टी के काम के लिए डला है। पिछले 8 साल में जो काम हुआ है, जनता ने विश्वास दिलाया है कि हाँ हमें बीजेपी को त्याग देना है और हमें आम आदमी पार्टी को आगे लाना है। विजय रावल जी, आपने तमाम बातें चुनाव में भी लेकर के गए, आपने मिनी पाकिस्तान बनाए जाने की बात भी कही और आपने तमाम जो पावर है, आप ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री है, ठीक है, अच्छी बात है, आपके मुख्यमंत्री भी गए, केंद्रीय मंत्री भी गए, लेकिन अभी जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, आप कह रहे थे कि 1 घंटे में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्या कुछ तस्वीर बदलेगी? ये जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और ग्राफ बीजेपी का यहाँ पर फिलहाल नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फिलहाल वजह कहाँ रही है, कमी कहाँ रही है जो बीजेपी का ग्राफ इतना कम हुआ है कि इस बार पूर्ण बहुमत प्राप्त करते करते थोड़ा नीचे ही जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जो म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स होते हैं वो 300, 400, 500 वोट तक जो है वो सिमट जाते हैं बहुत जगह पर। और हम देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उस पर आम आदमी पार्टी के 31 जो हैं वो जीते हुए दिखा रहे हैं, भाजपा के 39 दिखा रहे हैं, तो हम उनसे आगे चल रहे हैं उस रिस्पेक्ट में। तो इसलिए उसी को देखते हुए हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारी वहां पर चौथी बार जो है वहां पर सरकार बनने वाली है। लेकिन मेरा तो सवाल ये है, जो ये कह रहे थे कि झाड़ू ने क्लीन स्वीप कर दिया, वो क्लीन स्वीप कहां है? चुनाव के समय और चुनाव के बाद इस प्रकार के उटपटांग जो लोग दावे करते हैं वो कहां पर हैं? लेकिन जहां पर सफाई की बात है तो कूड़े का ढेर तो दिखता है। जो यमुना की सफाई करके सत्ता में आए, की बात कह के सत्ता में आए थे, और हमने देखा कि छठ पूजा के समय किस प्रकार माताओं को, बहनों को उस गंदगी में जो है वहां पर पूजा को करना पड़ा, तो उसका जवाब कौन देगा? लेकिन ये जो एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, ये भ्रम और छल वाली बात, जो आज के प्रमुख समाचार जो है वो इस हेडलाइन से पटे पड़े हैं कि पंजाब के अंदर स्कूलों की बत्ती गुल है। वहां पर यहाँ लाइव टीवी पर बैठकर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं। 24 घंटे छोड़िए, पहले ऑफिसेज की, गवर्नमेंट ऑफिसेज की बत्ती गुल हुई, अब स्कूल्स की बत्ती, आप सोच सकते हैं स्कूल की बत्ती भी वहां गुल है। ये शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। इनके स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो पिछले 6 महीने से तिहाड़ जेल के अंदर मसाज पार्लर चलाए हुए हैं, रेपिस्ट से जो है मसाज करवा रहे हैं, और केजरीवाल साहब उसको कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उनको जमानत देने को तैयार नहीं है। कम से कम 10-11 बार उन्होंने याचिकाएं लगा ली कि हमें कम से कम जमानत तो दे दो, हमारा जमानत तो दे दो, जमानत भी नहीं देने को तैयार है। इतना इंक्रीमेटिंग एविडेंस है। मनीष सिसोदिया जिन्होंने 2% जो कमीशन शराब के ठेकेदारों की होती थी उसको बढ़ाकर 12% तक कर दी, उसका जवाब कौन देगा? देखिए,
मैं एक बात मानता हूं हितेंद्र जी, और ये बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये चुनाव का विषय नहीं है, ये चरित्र का विषय है, ये कैरेक्टर का विषय है। जब हम कहते हैं लालू प्रसाद यादव लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन आज वो कन्विक्टेड हैं, हमने देखा कि किस प्रकार से वो कन्विक्टेड है। इसी प्रकार से चुनाव में थोड़ी बहुत जीत हार 62 सीट 67 सीट या अब 100-120 सीट इनकी जितनी भी आ रही हैं, ये भी आ जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जिनके खिलाफ इंक्रीमेटिंग एविडेंस है उनको कट्टर ईमानदार बोलना, क्या ये चरित्र की बात नहीं है? क्या किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? कब तक बेवकूफ बना पाएंगे? तो बबल है, बबल तमाम फूट बातें जाएगा। ठीक है हरियाणा वालों ने तो लेकिन घुसने नहीं दिया, लेकिन असर किस बात का? हिमाचल से तो दिल्ली आपका सुपड़ा साफ हो गया। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में कौन से मुद्दे ऐसे प्रभावी रहे हैं, कौन सी देखिए, बातें असर ऐसी आम आदमी मैं पार्टी की प्रभावी रही हैं जो आम आदमी पार्टी को यहाँ पूर्ण बहुमत आता हुआ दिखाई दे रहा है? विदु रावल जी, मैं बताता हूं आपको, मैं तीन लिस्ट करूंगा आपको मुद्दे। पहले तो कांग्रेस के यहाँ पर प्रवक्ता भी बार बार कह रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का वोट जो है एन मास जो है पूरे का पूरा आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया। यानी ये दोनों जो है गठबंधन से एक कोविड अलायंस के साथ जो है ये चले गए। दूसरा, केजरीवाल का ये कहना कि केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद, लोगों को कहना एक मौका तो देकर देखो, प्लीज हमें एक मौका देकर देखो। 15 साल से बीजेपी राज कर रही है, बीजेपी का शासन है वहां पर, उन्हें भी आपने सेवा का अवसर दिया, एक बार हमें भी दो, हमारी ऊपर की सरकार है। कभी कहते हैं कि एमसीडी के कारण हमारी सरकार नहीं चल रही, कभी कहते हैं कि एमसीडी जो है हम बेहतर चला पाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात जो है, सुबह शाम दिन रात कान फोड़ने वाला प्रचार और प्रोपेगेंडा, झूठ, एक ही मुंह से झूठ बोलना। अभी देखा ना आपने, 24 घंटे बिजली की बात वो कर गए जिनके आज के अखबार अगर उठाकर देख लें तो स्कूलों तक में बत्ती गुल है। तीसरे जो है ये जो एक नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू की ना इन्होंने, कहा राजनीति बदलने है, ये जो कालनेमी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ना, बहरूपिया पॉलिटिक्स, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जो हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जो हैं, जब खुद को कट्टर ईमानदार कहने लगते हैं तो कुछ लोग तो भ्रम में आते हैं। एक आपने और बात छोड़ी दी थी, ये जो पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात नहीं है, बहुत सारे रोहिंग्या उसको संस्थागत तौर पर बसाया गया, उनसे वोट डलवाई गई। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता हार गई और बहुत सारे रोहिंग्या की वोट लेकर ये आज यहां खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने सरकार बना ली। अगर तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का जो आम जनता है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो जो ईमानदार लोग हैं, वो भाजपा को वोट दे रहे हैं। लेकिन किस प्रकार से फ्रीबीज में, मुफ्त में बांटने की जो राजनीति है, और विशेष रूप से रोहिंग्याज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर बिठाने आप ये कह रहे हैं विदु रावल जी कि जो ज्यादातर वोट करने वाले लोग हैं वो ईमानदार नहीं है, जिन्होंने पूर्ण बहुमत दे दिया है दूसरी पार्टी को? ज्यादातर वोट करने वाले ईमानदार हैं, जिन्होंने पूर्ण बहुमत दिया है उसमें एक बड़ा अंश जो है, उसमें एक बहुत बड़ा अंश जो है उन इलीगल जो रोहिंग्याज हैं उनका है, जिनकी बस्तियां बसाकर उनको मुफ्त बिजली दी गई है। रोहिंग्याज की बात कर रहा हूं मैं, उन रोहिंग्याज का एक बड़ा परसेंटेज है। देखिए, थोड़ा परसेंटेज तो सरकार के साथ ये सोचकर भी जाता है ना लोकल चुनाव में कि भाई सरकार केजरीवाल किया तो एमसीडी में पार्षद भी उसको दे दो, खासतौर पे तब जब वो बार बार कह रहे जी एक बार तो देकर देखो एक बार। इसके बाद भी 100 से अधिक सीट भाजपा को देना बहुत बड़ी बात है, दिल्ली की जनता का नतमस्तक होने का आज मन करता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सारिका जी, ये बात महत्वपूर्ण है अपने आप में। भले ही आपको पूर्ण बहुमत मिल जाए, डॉक्टर सारिका जी, भले ही आपको पूर्ण बहुमत मिल जाए, लेकिन ये बात भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इससे नकारा नहीं जा सकता। सारिका जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए पहले, आप भी तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि ये अपने आप एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्थिति धीरे धीरे लगभग अब स्पष्ट हो चुकी है। 130 के ऊपर जाता हुआ आंकड़ा आपका दिखाई दे रहा है, आपको बधाई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर 100 तक पहुंचा है बीजेपी का ये आंकड़ा, तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि दिल्ली की जो आधी जनता है जिसने आपको चुना है, उसमें सीटें भले ही आपको आ गई हो, लेकिन उससे मुझे लगता है 3 या 4% इससे ज़्यादा का अंतर नहीं रहने वाला है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें टोटल, तो उसमें 3 या 4% का ही परसेंटेज जो है वो फाइनल सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है अभी तक के रुझानों में। तो उसमें इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी को पूरी तरह से नकारा नहीं दिल्ली की जनता ने। मैं जवाब दे दूं इसका? जी जवाब 2-3 चीजों में दूंगी। एक, इन्होंने कहा, पहले सत्येंद्र जैन की बात की। सत्येंद्र जैन का केस जितनी बार भी कोर्ट में गया उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं, क्योंकि वो उसमें डायरेक्टर है ही नहीं, इनको जेल में क्यों रखा गया है। हम सबको पता है वो हिमाचल का कैंपेन लीड कर रहे थे, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल में डाला। नहीं, जमानत क्यों नहीं दे रहा है? विदु रावल जी, उसका वीडियो करके वायरल करना है एज इफ कोई गलत काम हो रहा है, वो सुन लीजिए विदु रावल जी, आपकी जो
जो सुन है लीजिए एक बार, आपको उन्हें ना सुन 6 लीजिए। महीने में की 11 आदत होनी याचिकाओं में चाहिए। जमानत नहीं दे रही कोर्ट। दूसरी विधु चीज, रावल जी आपने सुन तो लीजिए एक बार, question उनका जवाब तो पक्ष सुन सुन लो। लीजिए। नहीं, झूठ तो मत आप बोलिए ना। जवाब ठीक कोर्ट है ना, जमानत एक बार नहीं दे उनको रहा। अपना आपको पक्ष question रखने ही दीजिए। बोल रहा है कोर्ट कि बीजेपी जवाब से नहीं चल दे ठीक है, रहा वो रहा है। झूठ रखें, बीजेपी सच कोर्ट चला रखें, रही है जैसा भी क्या? रख रहे हैं, उनको दूसरी अपना बात, पक्ष रखने दीजिए, जब उनका हक नहीं, है। जब कोर्ट रोक आप रहा है क्या? कहते हो कोर्ट रोक कि रहा है क्या 24 हिमाचल घंटे प्रदेश में बिजली, चुनाव मैं करने के 24 लिए? घंटे बिजली दिल्ली की बात कर रही हूँ, आप पंजाब का आंकलन दे रहे हो। ऑब्वियसली आपकी मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ है, आपको ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। आप हार गए, इतने ज्यादा बौखला गए हो कि आपको सही और गलत का समझ नहीं क्या आ रहा। पाकिस्तानियों की तो सरकार सबसे बनवा दी पहले मैं आपने? आपको बता दूं, पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है क्या पंजाब में? अगर आप बीजेपी को वोट करें तो अच्छी है, अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वोट करे तो फिर वो मतलब नाकारा लोग हैं। ये बहुत ही शर्मनाक आपकी एटीट्यूड है। आई एम वेरी सरप्राइज दैट आप एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता होकर ऐसी मानसिकता रखते हैं। बहुत शर्मनाक बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद आप रखना। पर्सनल डेमोक्रेसी अटैक में मत किया जनता कीजिए। जनार्दन होती मेरी है। रिक्वेस्ट है आपसे, जनता ने पर्सनल वोट अटैक दिया मत है, किया उसको कीजिए। स्वीकार करिए। आपकी हार हुई है, आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। हमें मौका मिला है काम करने का। जो काम आपने 15 साल में नहीं किए वो हम ठीक करेंगे। एमसीडी के स्कूल आज तक इतने बेकार पड़े हैं, उनको हम ठीक करेंगे। एमसीडी के हॉस्पिटल टूटे फूटे पड़े हैं, उनको हम ठीक करेंगे। एमसीडी के जो कूड़े के ढेर है उनको हम साफ करेंगे। वेस्ट सेग्रीगेशन का इश्यू करेंगे, ई वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। और अगर हमने 5 साल में नहीं किया, जनता हमें खुद निकाल देगी। और अगर आपको जब जनता का वोट नहीं मिलता, आप जनता को बोले कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स है, इन्होंने वोट किया, ये बहुत शर्मनाक बात है सर। डेमोक्रेसी में आपको जनता की बात सुननी चाहिए। आप शायद मेरे से विधु रावल बड़े जी, हैं, लेकिन विधु रावल आपको जी, इतना मैं सेंस आप थोड़ा नहीं सा है जनता एमसीडी का से हटके, लोगों को। मैं आ रहा हूँ एक बजरंग पूरी दास जी, तरह आपके पास भी आ रहा हूँ। Shame on you, shame on you। बिल्कुल बजरंग दास जी, आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं लाइन से आ रहा हूँ आपकी बात, सबके साथ सबके अरे पास आ रहा हूँ। बैठे विधु तो रावल है, जी, वोट तो नहीं मिलता आपको। विधु रावल जी सुन वोट थोड़ी मिलता है लीजिए, आपको। सुन लीजिए विधु रावल जी, एक बार सुन लीजिए ना, रिक्वेस्ट है आपसे। सवाल भी रिक्वेस्ट के साथ करने पड़ रहे हैं, बड़ी मजबूरी सी हो गई मेरे लिए। लेकिन विधु रावल जी, सवाल ये है कि खुशी मनाने का मौका आपको भी मिलने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एमसीडी गई है, अभी गुजरात है और हिमाचल भी है, वहां पर भी चांस है, दोनों ही जगह पे चांस है, तो वहां पर खुशी मना लीजिएगा आप। लेकिन सवाल ये है कि हरियाणा की राजनीति दिल्ली में एमसीडी के चुनाव से किस तरह से प्रभावित होती हुई आपको दिखाई दे रही है, विधु रावल जी? देखिए, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, बहुत विवेकशाली है। वो ये मुफ्तखोरों को के चक्कर में कभी नहीं आती है, और इसीलिए उन्होंने पहले इनका गेट बंद कर दिया। जो खुद ये कहते थे कि गेटवे है। आदमपुर में 2% वोट मिला, 2 मुख्यमंत्री, 25 मंत्री जो है यहां पर घूमते रहे, लेकिन वोट केवल 2% मिला। बहुत बड़ी बात है। और उस व्यक्ति को मिला जिसने भाजपा की तरफ से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था, तो अच्छे वोट लेकर आया था। आम आदमी पार्टी में गया तो 2% वोट मिला। तो ऐसे में साफ तौर पर हरियाणा की जनता जानती है। दूसरी बात, इन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत प्रचार करके 3 प्रदेशों की रैली की थी। वो रैली में 200 आदमी कुल आए। खुद सारिका जी भी उस रैली में गई हुई थी, लेकिन 200 आदमी कुल आए 3 प्रदेशों से। इस बड़ी बड़ी बातें करना, लंटर इनका कच्चे में गिर चुकी है। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, सारिका जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ मैडम, आपके पास आ रहा हूँ, आप अपना जवाब दीजिएगा उस वक्त जी। आप मैडम, आप बीच में बोल रही हैं। अब विधु जी, अभी तो क्राई बेबी वाला है। आपको कैसा लग रहा है जब आप मेरे बीच में बोलते हैं? आपको कैसा लगता है? आपको एक उसका टेस्ट दे रही हूँ। एक दूसरे को इस तरह से टेस्ट मत दीजिए, इस तरह से टेस्ट मत दीजिए। विधु रावल जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। प्लीज, आज ही की रात तो आपने केवल खुशी की मनानी है। तो कल ही तो सुबह जो है हिमाचल का जब चुनाव आएगा, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। गुजरात का जब रिजल्ट आएगा, आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। तो उसमें क्या कहेंगी और किस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कही थी आपने, गुजरात में सरकार बनाने वाले, हिमाचल में बनाने वाले। हरियाणा की जहां तक बात है, हितेंद्र जी, आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपने रिस्पेक्टफुली पूछा है, रिक्वेस्टफुली भी पूछा, रिस्पेक्टफुली भी पूछा कि हरियाणा की जनता जो है, हरियाणा की जनता इन पर कतई विश्वास नहीं करती है। हालांकि कांग्रेस से भी उनका मोह भंग हुआ है और कांग्रेस को भी वो पनिश करने के मूड में। बिल्कुल बजरंग दास गर्ग जी, हरियाणा में तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी प्रवेश करने वाली है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके का प्रदर्शन है कांग्रेस का, और कांग्रेस को मतलब दूसरे की जीत में खुशी हो रही है, दूसरे की हार में खुशी हो रही है, ये अजीबोगरीब सा एक जो प्रतिक्रिया है वो कांग्रेस की सामने आ रही है। हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा में कांग्रेस को क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा? देखिए जितेंद्र जी, आपने जो हरियाणा की बात छेड़ी है, हरियाणा में एक तरफा 2024 के अंदर कांग्रेस का राज आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और कम से कम 65+ सीटों से कांग्रेस विजय प्राप्त होगी। और ये लोग जो कहते हैं ना भी
भी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। तो जब बात करते हैं आप पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी वाले, ये बताइए नहीं आपके राज के अंदर अरबों रुपए के घोटाले हो गए, जहाँ शराब घोटाले की बात करते हैं, शराब घोटाला 2 दिन पहले चल ये एक अलग विषय हो जाएगा सर। घोटालों का विषय जो है वो लंबा चढ़ जाएगा, लंबी बहस हो जाएगी। मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। की बात की, जेल की बात की, तो मैं बताना चाहता हूँ हरियाणा में किस प्रकार हिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, खनन घोटाला, धान घोटाला, सरसों घोटाला, अरबों कोई घोटाला नहीं, कोई राजनेता चलिए लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमने अपने हिसाब से, लेकिन सरकार का ये पक्ष है कि हमने अपने हिसाब से कार्रवाई कर दी है, किसी ने घोटाला उजागर नहीं किया, इसलिए वो घोटाला नहीं। लेकिन सारिका जी आम आदमी पार्टी क्या देख रही है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में भले ही जीत हासिल हो गई हो, लेकिन आदमपुर से अभी आपको आदमपुर में एक प्रदर्शन देखने को मिला है, वो बड़ा निराशाजनक हरियाणा में रहा। तो हरियाणा के हिसाब से कैसे, क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा आपको? सारिका जी, जो बाई इलेक्शन होता है जी, बाई इलेक्शन होता है। नहीं बजरंग जी मेरे पास वक्त की बहुत कमी है सर, वक्त की कमी है, मुझे खत्म करना है कार्यक्रम। ठीक है बजरंग जी, आप अपनी बात रखें। तो हमेशा प्रो गवर्नमेंट ही जाता है, बिल्कुल, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हम लोग सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के आए हैं, उसमें भी बीजेपी के बाद हमारे ही सीट्स निकली हैं। तो जो हरियाणा की जनता है वो ऑलरेडी मन बना चुकी है कि भाजपा के अलावा अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो आम आदमी पार्टी है। आपको पता है कांग्रेस का वोट शेयर 0 था क्योंकि उन्होंने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया था। तो हरियाणा के भी चलिए बिल्कुल समझदार है और मैं जानती हूँ कि अकेले लड़के जीत रहे हैं, उसी में खुश हो रहे हैं। पंजाब की जनता को भी नकार चुके हैं, दिल्ली की जनता को भी नकार चुके हैं। तो भाजपा को ये मानना है जो भी जनता इनको वोट नहीं देती है वो बेकार है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हरियाणा की जनता भी इनको सबक सिखाएगी और ये कहेगी कि काम की राजनीति पर वोट मिलेंगे, अच्छे स्कूलों पर वोट मिलेंगे। चले बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारिका जी, बजरंग दास गर्ग जी, प्रोफेसर विधुरावल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से अपना अपना पक्ष आप सभी ने रखा है, लेकिन दिल्ली में एमसीडी में ये स्थिति कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब स्पष्ट हो चुकी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की खबर है। आम आदमी पार्टी का अब कब्जा